मायका में मैं हिम रहती थी सुख से, मायका में मैं हिम रहती थी सुख से, फिरती हूँ क्यों वारी वारी कन्हैया, फिरती हूँ क्यों वारी वारी, याद भी कुछ है हमारी कन्हैया मोरे, याद भी कुछ है हमारी। क्रूर शासन और सताए भारतीयों के बीच जारी संघर्ष में बात अब हाथ से कुछ निकलती जा रही थी। भारतीय बर्दाश्त की हद पार कर चुके थे और शासन जो था वो भी पीछे नहीं हट रहा था। यहाँ तक कि मोहन की भूमिका या रोल पे भी कुछ सवाल उठने लगे थे। एंड ओवरऑल द थिंग्स वर लुकिंग वेरी ब्लीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस ब्लीक पॉइंट से नाटक ने एक निर्णायक मोड़ लिया और ये निर्णायक नाटक का पहला खंड खेला गया साउथ अफ्रीका के एक मशहूर एम्पायर थिएटर नाम के नाटक दिखाने के स्थान पर। इस एम्पायर थिएटर के बाहर अगर हम खड़े हों तो एक बोर्ड इमेजिन कर सकते हैं जिस पे बड़ा बड़ा लिखा था हक, हुक्मरान, हिकमत और हासिल। मॉर्निंग शो, आफ्टरनून शो या मैटनी शो के जो आम कायदे हैं ये ताक पे रख दिए गए थे क्योंकि दिन ही शायद कुछ ऐसा था। इस अजीमो शान पेशकश के दिन के अंकों में ही शायद कुछ छुपा हुआ था। उस दिन नाटक की तारीख थी 9/11/1906। सुबह से ही सताए 3000 के आसपास भारतीयों ने उस एम्पायर थिएटर के हर कोने को जाकर भर दिया था। गलियारे हों, फायर एग्जिट हो, बालकनी हो, आगे बैठने की जगह हो, सब जगह भारतीय ठसाठस बैठे हुए थे। गुजराती, तमिल, महाराष्ट्रियन, तेलुगु की कॉन्सेप्ट्स के पार फर्स्ट क्लास, स्टॉल या बालकनी की अमीर सीटों के फर्क को मिटाकर ये 3000 भारतीय एक सिंगल डिमांडिंग भारत में परिवर्तित हो चुके थे। और ये एक सिंगल भारत का दर्शक स्टेज पे मौजूद मुख्य पात्रों को काफी उम्मीद और एक शांत क्रोध के साथ देख रहा था। थिएटर के स्टेज या राजनीति के पटल पे क्रूर शासन के टॉप नुमाइंदों को एक तरफ और मोहन एंड कंपनी को दूसरी तरफ बैठकर एक समाधान का रास्ता निकालना था। आज इस दिन भारतीय पीड़ा और क्रूर शासन को फेस टू फेस आना था और भविष्य में भारतीयों की कैसी जिंदगी होगी इसकी पटकथा भी लिखनी थी। पर नाटक के एक मुख्य पात्र यानी कि क्रूर शासन के एक मेन अफसरान ने आने तक की जहमत नहीं की थी और किसी द्वितीय श्रेणी के मुलाजिम को इन लाखों हिंदुस्तानियों की पीड़ा सुनने के लिए भेजा था। इस बदतमीजी से मौजूद भारतीयों का गुस्सा और बढ़ रहा था। आवेश और गुस्से के इस माहौल में मोहन ने गंभीरता का, धीरज का परिचय दिया और स्टेज पे आगे आकर अपनी वाणी को साधा। उन्होंने जनता की तरफ देखा और साफ किया कि नीति यानी कि पॉलिसी और नियत यानी कि इंटेंशन में जो बंटवारा है, इसे स्पॉट करने के लिए या अन्याय हो रहा है ये देखने के लिए हमें किसी चश्मे को बाजार से जाकर खरीदने की जरूरत नहीं है। बंटवारे का ये भेद तो अंधे धृतराष्ट्र को भी पता था और ना ही इस फर्क का या बंटवारे का सत्यापन या अटेस्टेशन कराने के लिए किसी सरकारी या धर्म विशेष की किताब में आंखें गड़ाने की कोई खास जरूरत है। अन्याय सर्वविदित है या डिवीजन ब्लेटेंटली ऑब्वियस है, ये नेचुरल जस्टिस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये बात मोहन ने जनता से कही। वकील साहब मोहनदास, ये सब तो ठीक है पर ये विभाजन आता कहां से है? थिएटर के एक कोने से एक शोर आया। मोहन आसानी से हैकिल होने या परेशान होने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपनी वाणी को और मारक बनाया और कहा कि नीति और नियत के बंटवारे या विकार या डिफॉर्मिटी का सिम्टम जो है, इसका मूल कारण है क्रूर शासन के पास मॉरल अथॉरिटी या नैतिकता की कमी होना। अफ्रीका या भारत की क्रूर सत्ता सत्य का दामन छोड़कर
एक अंधे की तरह सिर्फ दोहन और दुराचार के रास्ते पर है, मोहन ने कहा, और इसी अंधेपन की वजह से ये बदनीयत नीतियां बनाता रहता है। मोहन ने आगे बताया कि ये जो क्रूर शासन यूरोप से आया है, जिसने अफ्रीका और भारत में एक मॉडर्न या आधुनिक देश टाइप की चीज बनाई है, उसने केवल अफ्रीका या भारत को कंजम्पशन या उपभोग की वस्तु माना है, सिर्फ माल बेचने का एक बाजार समझा है। क्रूर शासन राजधर्म को त्याग कर भारत के एक्सप्लॉयटेशन या शोषण को ही बढ़ावा देना चाहता है। आधुनिक और मॉडर्न देश की ये जो लीलाएं हैं, इसके जो ये चमकते आभूषण हैं, ये फर्जी हैं, खोखले हैं, मोहन ने तकरीर की। इनकी शानदार वर्दियां, ये रौबदार न्यायालय, मुश्किल अल्फाजों या जागन से पटी पड़ी इनकी ज्ञान और शिक्षा की तथाकथित किताबें, ये सब एक स्वांग है, एक बहरूपिये की चाल है, मोहन ने कहा, और जो असल में छुपाती हैं क्रूर शासन के लालच को, उसकी संकुचित विचारधारा को। प्राचीन भारत राष्ट्र पर आधुनिक देश के थोपे जा रहे निजाम, तरीकों और कानूनों का भारत के कल्चर, विचार और इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। मोहन ने एक पॉज लिया और फिर कहा, जो क्रूर शासन साउथ अफ्रीका और भारत में चल रहा है, उसकी लिमिटेशंस को मैं आपके सामने बेनकाब करना चाहता हूं। ध्यान खींचना चाहता हूं भारत का उस क्रूर शासन की तरफ जो दायरे और दीवारें साउथ अफ्रीका में बना रहा है। मोहन ने आगे बताया कि भारत राष्ट्र भारत की हजारों सालों से एक जीवित सभ्यता का नतीजा है, और ये पश्चिम में जो ताजा ताजा बनी आधुनिक देश की कल्पना है, इसे ये क्रूर शासक हमारे ऊपर आरोपित कर रहे हैं, यानी कि थ्रस्ट या थोप रहे हैं। मोहन का मत था कि देश या कंट्री के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अगर सभ्यता या राष्ट्र के गर्भ से नहीं निकले हैं, तो वो मूलतः डूम्ड हैं, अभिशप्त हैं। देश की कॉन्सेप्ट को राष्ट्र की महानता और प्राचीनता से इन्फॉर्म कराना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक डिफॉर्म्ड राजनीतिक सिस्टम बन जाता है, जो अज्ञान और अंधेरे में रूलर और रूल्ड, यानी कि शासक और शासित दोनों को सत्य से दूर कर एक विशेष साइकिल की चक्करगिन्नी टाइप की चीज में घुमाता रहता है, और इसी वजह से बैड डिसीजन मेकिंग होती है, लोगों को असंख्य पीड़ा पहुंचती है। मोहन ने कहा कि राष्ट्र या सभ्यता की हथेलियां अनंत काल से हमारे दर्शन, ज्ञान, धर्म और कलेक्टेड प्रायोरिटीज को जीवित रखती हैं, सुरक्षा देती हैं। और प्रैक्टिकल या व्यवहारिक वजहों से अगर हमने देश या देह की तामीर करी हो, तो देश या देह की जो तामीर है, उसकी आत्मा के केंद्र में भी राष्ट्र का जीवित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और राष्ट्र और देश के बीच का यही फंडामेंटल रिश्ता इस आधुनिक क्रूर शासन ने तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद तो इस वक्त यूरोपियन ताकतें जो थीं, और बाद में अमेरिका ने भी यही राह ली, उन्होंने अपने आप को रोम और ग्रीस की पुरानी और मर चुकी सभ्यताओं का नया वारिस घोषित किया। उन सभ्यताओं को पुनर्जीवन देने का दंभ भरा, और वहीं भारत की जीवित सभ्यता को भारत में बन रही आधुनिक मॉडर्न देश की व्यवस्थाओं से लगातार दूर किया। उदाहरण के तौर पर शिक्षा की ऐसी नीतियां बनाई अंग्रेजों द्वारा जो सतही तौर पे तो बड़ी मॉडर्न और बिनाइन लगती थी, इनलाइटेंड लगती थी, पर असल में उनका काम था अधकचरे नौकर पैदा करना। ऐसे नौकर जो भारत के विचार और आत्मा से दूर हों और क्रूर शासन का हुक्म बजाने के लिए एवर रेडी रहें। भारत की शिक्षा का तिया पांचा करने वाले महापंडित मैकॉले ने तो खुद ही कहा कि हमें जरूरत है ऐसे भारतीयों की जो केवल रंग रूप से भारतीय दिखें, पर उनकी आत्मा में भारत के विचार के प्रति कोई खास सम्मान या आग्रह बचा न रहे। सरकारी ढांचे और जुडिशियल सिस्टम्स, न्यायिक प्रणालियां भी ऐसी बनाई गईं जिसने भारत के हजारों साल के दर्शन की उपेक्षा की, और विभाजन ऐसा था कि अगर कोई भारतीय जज भी बन जाता था तो उसे यूरोपियन अगर कोई पार्टी में इन्वॉल्व है तो उस केस को सुनने के लायक भी नहीं समझा जाता था। मोहन ने आगे बताया
कि प्रैक्टिकल वजहों से हम सभ्यता की हजारों सालों से बहती नदी में एक देश रूपी घड़ा या गगरी डाल सकते हैं और पानी कुछ दिन के लिए निकाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस घड़े या देश के आयाम हम जानते ही हैं, जैसे कि इलेक्शंस हो गए, नौकरशाही हो गई, नागरिक व्यवस्थाएं हो गई, टैक्सेशन सिस्टम्स हो गए, इत्यादि इत्यादि। पर इन सब आयामों का मूल उद्देश्य है सभ्यता या राष्ट्र के महान और इटर्नल मूल्यों का या वैल्यूज का संरक्षण करना और सिंचन करना। अब लेकिन हम इस घड़े को ही केंद्र मान लें और भूल जाएं कि इस घड़े में जो संजोया पानी है वो राष्ट्र या सभ्यता की बहती नदी की वजह से आया है। अगर घड़े के पानी को सच माने और नदी के पानी से नजर हटाएं तो अनर्थ होगा। इस घड़े में रेगुलरली ताजा पानी ना भरा जाए तो देश या देह राष्ट्र की आत्मा से कट जाती है। और इसी कारण की वजह से ये जो क्रूर शासन उस वक्त भारत में था वो अपना नैतिक बल खो चुका था और इसी अंधकार की वजह से वक्त के साथ साथ और क्रूर हो रहा था। एक और तल्ख ने अचानक मोहन की बात को काटा। ये सब तो ठीक है मोहनदास, हिंसा बुरी है माना, क्रूर शासन की नीति नियत इस पे भी आपने प्रकाश डाला और मान ली हमने आपकी बात। हम समझ गए ये भी कि ये शासन नैतिक नहीं है, हमारी सभ्यता से कटा हुआ है। पर इस वक्त तुरंत हमें न्याय चाहिए, कोई एक्शनेबल और प्रैक्टिकल रास्ता चाहिए बदलाव लाने का। क्या तुम्हारे पास मोहनदास कोई प्रैक्टिकल प्लान है चेंज लाने का? नीति, नियत और नैतिकता के इस वक्त सारे एक्ट्स खत्म हो चुके थे। इस अंतिम खंड में न्याय पाने के व्यवहारिक रास्ते पर रोशनी डालना जरूरी था। जस्टिस और विरोध के प्रैक्टिकल और पीसफुल तरीकों को आगे रखना और लोगों के गुस्से को एक सृजनात्मक क्रिएटिव दिशा देना, इस जिम्मेदारी को मोहन साहब ने क्लाइमैक्स में निभाने की कोशिश की। इस नाटक के अच्छी की, बुरी की, सफल हुए या विफल हुए, इन आयामों पे और प्रकाश पड़ेगा आने वाले भागों में। आशा है कि आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।